Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. So if you are new to the channel, so please like, share, subscribe and press the bell icon. So आज की जो वीडियो है वो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो से ऑनवर्ड्स मैं आपको तमाम जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्टली फॉर द सेकेंड ईयर एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. So I will start it from the chapter number 18, that is the chemical coordination. Hope so you will enjoy and you will learn all the basic concepts. And if you have any kind of query, so you can ask in the comment section. So students, I will try my best to clear all your basic concepts. So before starting this chapter, there are some key points that you should know. So हम स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलुलर फंक्शंस होते हैं. रेगुलेशन होना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी जो सिग्नल्स हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं या किसी भी तरह का स्टिमुलाई हमारी बॉडी को मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन है वो हमारे पास नर्व फाइबर्स परफॉर्म कर रही होती है. लेकिन हमारी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर नर्व फाइबर का रोल प्ले नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है. अब ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारे पास आएगा कैसे? एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से हमारे पास कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम करता है. बेसिकली इसका रोल क्या है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है. अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बेसिकली वर्क किस पे कर रहा है? हार्मोनल सिस्टम के ऊपर. हार्मोनल सिस्टम का हमारे पास कंसर्न किस चीज़ से है? हार्मोनल सिस्टम हमारे पास कंट्रोल करता है डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो किस वजह से होते हैं? केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहे होते हैं, उनकी बेस की वजह से हो रहे होते हैं. और इस सब सिस्टम के साथ कंसर्न किसकी है? हमारी हार्मोनल सिस्टम की वजह से, जो कि क्या करवाता है, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवा रहा है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, हमारी सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट करवा रहा है डिफरेंट सब्सटेंसेस की. इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स के साथ इन्वॉल्व है और डिफरेंट काइंड की सीक्रेशंस को परफॉर्म करवा रहा है. तो ये जो सारा प्रोसेस है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हो रही हैं, इन सब की कोऑर्डिनेशन को अगर हम एक नाम देना चाहें तो वो हम क्या देंगे? दैट इज़ द केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के सबसे मेन फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ 18.1 हार्मोन्स द केमिकल मैसेंजर्स. तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स हमारे पास ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को और फिर उन प्रोडक्ट्स को रिलीज़ भी करवाते हैं. तो ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास? दैट आर कॉल्ड एज द सीक्रीशंस. अब बात करते हैं हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं इनकी टाइप्स कितनी होती हैं. बेसिकली इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकंड वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, हमारा कंसर्न है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बेसिकली कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड. ओके, उनका हम कह सकते हैं कि सेकंड नेम है डक्टलेस ग्लैंड, जो कि क्या करते हैं, हमारे पास सीक्रेट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स को. अब हार्मोन्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो अदर सेल्स प्रेजेंट हैं उनको जाके अफेक्ट करते हैं. ठीक है, दैट कैन बी इन पॉजिटिव वे एंड दैट कैन ऑल्सो बी इन द नेगेटिव वे. मतलब वो हमारे पास फ़ायदा भी दे सकते हैं बाकी सेल्स को बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है, और उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस सिचुएशंस. सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोन्स एज अ केमिकल मैसेंजर. अब हम देख लेते हैं कि हार्मोन हमारे पास होता क्या है, या मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. हार्मोन हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि इफेक्टिव होता है कब? लो कंसनट्रेशंस के अंदर. जब उसकी लो कंसनट्रेशन होगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा. इसके अलावा हार्मोन हमारे पास एज अ केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करता है. अब कैसे ये एक्ट करता है एज अ केमिकल मैसेंजर? कोई भी हमारे पास स्टिमुलाई आया, ठीक है, कोई भी, तो क्या होगा, हमारे पास एक केमिकल मैसेंजर एक्टिवेट होगा. उसका काम क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट करेगा उस स्टिमुलाई को या उस सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल तक. अब हम इसको मैसेंजर कह क्यों रहे हैं, उसकी भी एक वजह है, और वो ये है कि ये हमारे पास एक ऐसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाके काम करता है जहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके रिलेटिव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. अब उन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को हम टारगेट बोल सकते हैं. ये मैसेंजर जाके अपने टारगेट के ऊपर अटैच होगा एंड देन ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा. सो दिस इज़ द रीज़न दैट इट इज़ टर्न्ड एज अ मैसेंजर. नेक्स्ट आता है हमारे पास द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स. सो जितने भी हमारे पास हार्मोन्स प्रेजेंट हैं उनकी नेचर क्या होती है? वो हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि वेरी करते हैं अपने स्ट्रक्चर में. वो किस वजह से करते हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्मेशन ही इस तरह की होती है. और वो हमारे पास केमिकली डिफरेंट हो सकते हैं. उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हमारे पास. यहाँ पर आपको 5 ऐसी कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी, जिसमें नंबर 1 हमारे पास है अमीनो एसिड डेरिवेट्स. ठीक है,
अब इन डेरिवेट्स के अंदर जो हार्मोन प्रेजेंट है वो कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। बेसिकली इसको सीक्रेट कौन करता है? दैट इज द थायराइड ग्लैंड। नंबर 2 हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन। इसके अंदर ऐसे स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके एग्जांपल है जैसे हमारे पास है कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरॉन, testosterone, estrogen, and the progesterone. And basically, these all are secreted by the adrenal cortex, testes, ovaries, and the placenta. इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? प्रोटीनियस हार्मोन्स। इनके अंदर कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट हैं? डेट आर सोमेटोट्रॉफिक, थायरोट्रॉफिक एंड द गोनेडोट्रॉफिक। और ये सब कौन सीक्रेट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास इंसुलिन हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको कौन सीक्रेट करता है? पैंक्रियास। नंबर 4 पे हमारे पास है कैटेकोलामाइन हार्मोन्स, जिनके अंदर हमारे पास एड्रेनलिन एंड द नॉर एड्रेनलिन प्रेजेंट है, और इन सबको कौन सीक्रेट करता है? एड्रीनल मेड्यूला। नंबर 5 पे हमारे पास प्रेजेंट है पेप्टाइड हार्मोन्स। इनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर हमारे पास मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास स्किन स्पेशलाइज्ड होते हैं, जहाँ पर हमारे पास मिलानिन सिक्रीशन होती है। ओके, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक एंड द कैल्सिटोनिन एंड पैराथर्मोन हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारे पास 18.1.2 टॉपिक, दैट इज मोड ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोटीन हार्मोन्स। सो प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर सकें। सो इसकी ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है? हमारे पास ये जो हार्मोन्स होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स, इन्हें हम फर्स्ट मैसेंजर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल के जो रिसेप्टर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके साथ जाके बाइंड होते हैं। इसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है? हमारे पास सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होता है। इन द एग्जाम्पल हम कह सकते हैं डैट इज साइक्लिक अमाइनो मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो सेकेंड मैसेंजर है ये क्या करता है? हमारे पास सेल के अंदर बहुत सारी चेंजेस को ट्रिगर करने लग जाता है। ठीक है, इस ट्रिगर के अंदर हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम्स भी होते हैं। उन इंजाइम्स की एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है? हमारी जो जीन है जिसने ट्रांसक्राइब होना है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। एज अ रिजल्ट जीन की एक्टिवेशन हो जाती है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाके सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इसके बाद जो बॉडी के अंदर फर्दर उसके एस्पेक्ट्स हैं, जो भी उसने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो रिलेटिव फंक्शंस वो इजीली परफॉर्म करती रहेगी। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? लिपिड सोल्यूबल होते हैं। यही वजह है कि इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली पास कर सकें। स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन्स दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। अब जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें तो ये था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर साइड होती है वहाँ पर ही हमारे पास जो टारगेट सेल है उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। लेकिन इन केस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं इन हार्मोन्स के लिए, स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड ऑफ दी सेल्स। या तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब बेसिकली यहाँ होता क्या है? सबसे पहले स्टेरॉइड हार्मोन जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली पास कर सकता है ड्यू टू लिपिड कंटेंट, तो ये वहाँ पास का करेगा और इसके बाद जाएगा हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा? अपने रिसेप्टर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर कोई भी टारगेट जीन है जिसका हमने एक्सप्रेशन करवाना था, ठीक है, उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स जाएगा और जाके अपनी पर्टिकुलर जीन के एक प्रोमोटर रीजन होता है जहाँ पर इसने जो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, उसके साथ जाके बाइंड कर लेगा और एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करेगा। अब हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है एंड फर्दर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है एंड फाइनली हमारे पास एक प्रोटीन का प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब जो हमारे पास एमआरएनए है इस जीन का, वो फॉर्म होगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद क्या होगी? यहाँ पर ट्रांसलेशन होगी और फाइनली हमारे पास जो प्रोटीन है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अब तक। सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। सो स्टे ट्यून्ड एंड subscribe for more updates. Thank you. Allah Hafiz.